तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए जिसका भी 10 जून को पेपर होने वाला है उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। देखिए जिस प्रकार से 8 जून को क्वेश्चन पूछा गया और आज 9 जून को क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न के आधार पर यह क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिसका भी 10 तारीख को एग्जाम है या 11 तारीख या 12 तारीख या 14 या 15 तारीख को एग्जाम है वो भी इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। और जो 10 तारीख को एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है वो टॉपिक का प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। तो यहां से प्रश्न आपके पेपर में निश्चित आ जाएगा। तो जिसका भी 10 तारीख को पेपर होने वाला है पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो पूरा कंप्लीट करके ही जाइएगा एग्जाम देने। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बिल्कुल हूबहू प्रश्न पेपर में आ जाएगा आपका। तो बता सकते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा खोजा गया था। कब? 1488 ईस्वी में खोजा गया था। अच्छा, उत्तम आशा अंतरिक्ष को ही हम सभी केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। कब? 1498 ईस्वी में, याद रखिएगा। विश्व का पहला भ्रमण किसने किया था? मैगलन ने किया था। और कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। भारत खोजने के लिए निकला था कोलंबस, बट दिशा भटकने के कारण ये अमेरिका का खोज किया था। अगला है चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कोई बता सकते हैं आप सभी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो देखिए अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है ये 1 वर्ष का होता है। अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव की बात किया जाए, जो महासचिव होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल पूछे तो 1 वर्ष और महासचिव का पूछे तो याद रखिएगा 5 वर्ष। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। डेट को याद रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए आसान क्वेश्चन है, सभी आंसर कर सकते हैं। इन क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1919 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। देखिए रॉलेट कानून को ही हम सभी काला कानून कहते हैं और आप सभी को पता है कि इसमें शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। और 1919 में आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पता है ना आप सभी को? बिल्कुल पता है। क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो इसी में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब का 2 प्रमुख नेता था, सफरुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। ये दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया था शक के आधार पर, ध्यान रखिएगा। तो इसी के लिए जनसभा आयोजित किया गया था जलियांवाला बाग में। वहीं पर जनरल ओडायर ने बिना कोई चेतावनी दिए अंधाधुंध गोली चलवाया था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल को। तो डेट भी पूछा जाता है तो डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था कमेटी का? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, 1911 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। चलिए अगला है कि बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो देखिए बाड़ा बंदी आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है। तो देखिए अगर एल नीनो की बात किया जाए तो ये आपका पेरू तट में होता है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, पेरू तट में होता है, प्रशांत महासागर में। बात समझे आप सभी? पेरू तट के प्रशांत महासागर में आपका एल नीनो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण, याद रखिएगा। इसी के कारण से ग्लेशियर भी पिघल रहा है और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन, खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय खाद्यान्न निगम, यानी कि जिसे हम सभी FCI के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1965 में स्थापना किया गया था। तो डेट याद रख सकते हैं आप सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लो अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। देखिए कोयला आपको बताई थी कि सबसे अच्छा किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। इसमें लगभग 80 से 90% कार्बन होता है और जिसमें कार्बन का मात्रा ज़्यादा होगा ना वो ज्वलनशील कोयला होगा और सबसे अच्छा किस्म का कोयला होगा। ठीक है, जबकि बताए थे कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जो पाया जाता है वो विटामिन कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। लगभग इसमें 60 से 70% तक कार्बन का मात्रा है, कहीं कहीं आपको 55 से 60 के बीच में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बट एक्चुअल इसको याद रखिएगा आप सभी। और जो लो अयस्क गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है आपका विटामिन पीट कोयला सबसे बेकार कोयला होता है, जिसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट पत्थर ही है, ये ज्वलनशील नहीं होता है उतना। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। उत्तराखंड के चिमोली जिले से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। क्यों किया गया था? वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। वहाँ की महिला जो था वो वृक्ष से चिपक जाता था, वृक्ष को काटने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, इसका प्रवर्तक कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा था। मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना। अगला है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ये पता ना चाहिए कि मुंबई हाई जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ से तेल निकाला जाता है। 1973 के अप्रॉक्स में यहाँ तेल खोजा गया और यहाँ से तेल निकालना चालू किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 से तेल निकालना चालू किया गया था। अगला है संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है ये कौन सी है? तो देखिए संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है ये आपका लद्दाख में है, उमलिंग लांग दर्रा। इसकी ऊंचाई कितना है? 19,024 फीट है, याद रखिएगा। 19,024 फीट है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो कोयला पेट्रोलियम होता है ये जीवाश्म ऊर्जा है, याद रखिएगा आप सभी। पता है आप सभी को, क्योंकि कोयला जो है और पेट्रोलियम ये लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधा, ठीक है, जितने भी आपका पशु पक्षी था जो मिट्टी के तर में दब गया, ठीक है, उसके बाद जो निर्मित हुआ है वही आपका कोयला और पेट्रोलियम है। तो कोयला एक नवीकरणीय ऊर्जा है, गलत बात। कोयला नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो आप कोयला को फिर से बना नहीं सकते हैं, क्योंकि कोयला बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? कोयला पेट्रोलियम बनने में लाखों वर्ष लग जाता है, तो ये अनवीकरणीय है, जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए समवर्ती सूची की बात किया जाए तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का प्रावधान है। और आपको कई बार बताएं कि सूची कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक आपका केंद्र सूची होता है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाता है, एक आपका राज्य सूची होता है जिसपे राज्य सरकार कानून बनाता है, और एक आपका समवर्ती सूची होता है जिसपे दोनों कानून बनाता है, केंद्र राज्य दोनों मिलकर बनाता है। और इस सूची के विषय में जो आता है जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, विभाग हो गया, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है जिस पे दोनों कार्य करेगा। तो इसका प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन आपसे भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूची नहीं अनुच्छेद हैं? बता सकते हैं आप सभी कितने आर्टिकल हैं? तो कुल अभी 395 आर्टिकल है मुख्य रूप से। ठीक है, अगर आर्टिकल में जैसे कि ए बी सेक्शन जोड़ दिया जाए तो लगभग 400 प्लस भाग जाता है। जबकि अनुच्छेद की बात अनुसूची की बात किया जाए तो कुल 12 अनुसूचित, अनुसूची 12 और अनुच्छेद 395। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या क्या है? तो 2019 के बाद अभी कुल 34 कुल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 34, याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो सबसे पहले पढ़िएगा ऑप्शन। क्या सरकार की आलोचना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अगर सरकार कोई गलत काम कर रहा है। क्या सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता है? बिल्कुल गलत है। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत कथन है कि सशस्त्र विद्रोह में भाग ले सकता है, इसकी स्वतंत्रता दिया गया है, नहीं, ये स्वतंत्रता आपको नहीं मिला है। जबकि सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। संविधान की केंद्रीय मूल्य का विरोध करने की स्वतंत्रता ये भी है, जबकि सशस्त्र विद्रोह करने की स्वतंत्रता आपको नहीं मिला है। तो ऑप्शन में बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण
उसकी घोषणा करता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू हो जाता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल पता है। तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो सबसे पहले हो गया जो चुनाव कराता है, आचार संहिता लागू करता है, वोटर ID कार्ड जारी करता है, राजनीतिक दल को जो चुनाव चिन्ह देता है, ये सभी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग का होता है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि चुनाव आयोग का। अगला है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? क्या निर्णय में देर के आधार पर कहते हैं? नहीं। क्या राष्ट्रीय भावना के अभाव के आधार पर कहते हैं? नहीं। तब राजनीतिक चेतना के अभाव पर? नहीं, गलत बात। ये जनमत के आधार पर कहते हैं। याद रखिएगा कि भारत का लोकतंत्र जो है वो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो है वो जनता को माना गया है, ठीक है। सब चीज जनता में निहित है। अगर जनता चाहे तो सरकार बना भी सकता है, जनता चाहे तो सरकार गिरा भी सकता है। तो सरकार अपने मन से नहीं चल सकता है, जनता के अनुसार चलता है। जनता जिसको चुन के भेजना चाहे वो भेज सकता है, ठीक है। तो ये जनमत पर आधारित है, इसी कारण से पूरा शक्ति जनता के पास है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? तो देखिए, लोकतंत्र के तीसरे चरण के विचार में जो मान्यता मिली है, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मिली है। याद रखिएगा, डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, क्योंकि नीम जो है एक प्राकृतिक हम सभी कीटनाशक के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन पे गौर कीजिएगा कि नीम के रस जो होते हैं, आजाडिरोक्टिन नामक तत्व पाया जाता है नीम के रस में, जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। बिल्कुल सही कथन है कि ये एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है, जिसके कारण से हम सभी इसे प्राकृतिक कीटनाशक रूप में भी उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फ्थालीन का रंग जो रहता है वो किस प्रकार का रहता है? तो फेनोल्फ्थालीन का रंग जो रहता है ये आपका रंगीन रहता है। किस प्रकार का? रंगीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित तत्वों में से वर्गीकरण का वर्तमान आधार क्या था? तो सबसे पहले यह बताना चाहिए कि तत्वों का वर्गीकरण जो किया गया था आवर्त सारणी में, ये किस आधार पर हुआ था? तो तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। बात समझे? किस आधार पर? तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। और किसने किया था? मोसले ने किया था। तो मोसले ने तत्वों कि परमाणु संख्या के आधार पर किया था, मोसले ने। जब मेंडलीव की बात किया जाए, मेंडलीव की बात किया जाए तो इसने द्रव्यमान पर आधार पर जो है कि तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर मोसले ने, जबकि मेंडलीव ने द्रव्यमान के आधार पर किया था, जो कि ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व हैं। तो देखिए, एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व जो हो जाएंगे ये आपका कॉपर और आयरन, ये दोनों हो जाएगा। इसमें 1 और 2 आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपका 2 और 3 देखने के लिए मिलेगा आयरन में। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झिल्ली से घिरा होता है? क्या लाइसोसोम होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया, या न्यूक्लियस, या क्लोरोप्लास्ट होता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सिर्फ पावर हाउस कहते हैं, पता है आप सभी को, कोशिका का। उसके बाद ऊर्जा गृह कहा जाता है। न्यूक्लियस को हम सभी कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो यहाँ पर जो घिरा रहता है ये आपका लाइसोसोम आपका एक झिल्ली से घिरा होता है। लाइसोसोम को हम सभी आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका में कोई भी अंग अगर कार्य करना बंद कर देना तो वह अपने आप उसको नष्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। अच्छा, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तों के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? जो पत्ती होता है ना, जो आपका पत्ती होता है और पत्ती के किनारे के साथ जो बूंद गिरता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो बूंद श्रावण के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? बूंद श्रावण। अगला है कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? देखिए, वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, गलत हो जाएगा फिर। कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करता है? तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, तंत्रिका तंत्र पर। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन पौधे हार्मोन उत्तरदायित्व है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो फल होता है, कच्चे फल, इसको पकाने के लिए हम सभी जो उपयोग करते हैं वो एथिलीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कच्चा आम हो गया या कच्चा केला हो गया, ये सभी को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो
तो ये आपका किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है, याद रखिएगा आप सभी। और ये पुस्तक कब लिखा गया था? 1859 ईस्वी में। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चालक का मात्रक नहीं है? तो सबसे पहले ये हो सकता है कि चाल का जो मात्रक होता है, अगर कहीं चलना होता है तो उसकी स्पीड को देखा जाता है कि किस स्पीड से चल रहा है और कितना समय लग रहा है। यानी कह सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, यानी कि पर आवर हो सकता है, बिल्कुल किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर की स्पीड से गए और कितने घंटा में पहुंचे, ये हो सकता है। मीटर पर सेकंड, कितना इतना मीटर कितने सेकंड में पहुंचे, तो ये हो सकता है। सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, तो इतना सेंटीमीटर चलने में कितना समय लगा या कितना सेकंड लगा, तो ये हो सकता है। अगर वही देखा जाए कि पर सेकंड और मीटर हो सकता है, नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगर मीटर पर सेकंड आता तब यहाँ पर सही होता, तो सेकंड पर मीटर नहीं हो सकता है। मीटर पर सेकंड हो सकता है पर सेकंड पर मीटर नहीं हो सकता है, तो पहले समय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिराई जाए तो क्या होगा? अगर चंद्रमा की सतह के नज़दीक अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है और दोनों अगर मुक्त रूप से गिरा रहे हैं तो उसका जो वेग होगा ना, बिल्कुल वेग उसका समान रहेगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए राइट आंसर होगा, किसी भी क्षण उनका वेग बिल्कुल समान रहेगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर ऊपर उठे तो क्या हो सकता है? तो देखिए, अगर पारा युक्त ट्यूब में पारामीटर अगर ऊपर उठे तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, याद रखिएगा, जो पारा स्तंभ का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो घटेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती है। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जो ध्वनि होता है ना, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो माध्यम की अगर आवश्यकता होगा तो जो ठोस चीज़ें हैं जैसे स्टील हो गया, लोहा हो गया, ये सभी में ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होता है। बात समझे आप सभी। अगर वही निर्वात की बात किया जाए तो निर्वात में ध्वनि का चाल सबसे कम या नहीं के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है प्रकाश निर्वात में, ठीक है। जो सूर्य जो आता है, जो आप सभी अंतरिक्ष में देख रहे हैं, वो क्या आपका निर्वात है, वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, इसीलिए ध्वनि का चाल निर्वात में नहीं के बराबर है। जबकि अगर प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा जो है ये निर्वात में है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए निर्वात में प्रकाश का चाल ज़्यादा है और ठोस में प्रकाश का चाल कम है, याद रखिएगा आप सभी। अगर एक पत्थर रख लीजिए आप सभी, अगर पत्थर रख लीजिए और इधर से पत्थर पे टॉर्च मारिए, देखिए तो इस पार से उस पार होता है, नहीं होता है, तो प्रकाश का चाल कम कहाँ होगा? ठोस में। अगला है पूर्वी तट का डेल्टाई वाले भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? डेल्टाई वाले भाग जैसे सुंदरबन का डेल्टा आप भी देखे होंगे, तो ये सभी भाग में जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत का लगभग 22% भाग पर है और उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है। जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार है, एक खादड़ एक बांगड़ है। खादड़ को हम सभी नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जबकि बांगड़ की बात किया जाए तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ कम होता है। अगला है ओजोन परत में छेद होने के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है? तो CFC हो जाएगा, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। और ये किससे निकलता है? तो फ्रिज का रेफ्रिजरेटर हो गया, AC वाला हो गया, यहीं से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये आपका कब हुआ था? पहला वाला जो हुआ था, सबसे पहले ये समझिए, पहला जो हुआ था, जो प्रथम जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। कहाँ पर ये हुआ था? रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। और दूसरा जो आपका हुआ था ये आपका 2002 में, दूसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। जबकि अगर तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा आपका 2012 में होता है, याद रखिएगा आप सभी, 2012 में, और ये भी आपका रियो डी जेनेरियो में होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो देखिए, जीवाश्म ऊर्जा के बारे में बताए थे कि जो लाखों करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी के अंदर दब गया, गल पच के जो निर्मित हुआ है, उसी को जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं, जो जीव जंतु से बना हुआ है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ऊर्जा है। तो जबकि आपका सौर ऊर्जा, थर्मल पावर और बायोगैस, ये सभी जीवाश्म ऊर्जा नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
तो देखिए विभवांतर मापने के लिए हम सभी वोल्टीमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, हिंदी से है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, याद रखिएगा। तो स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने के साथ जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए अगला है, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नवीन सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नए बने सार्थक शब्द को समास के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। किस नाम से जानते हैं? समास के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि यथास्थान का समासिक शब्द विग्रह क्या होगा, यानी कि यहाँ पर यथा स्थान का समास विग्रह करना है तो ये हो जाएगा स्थान के अनुसार होगा और इसमें अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा, स्थान के अनुसार और अव्ययी भाव समास है। इसमें टा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है आप सभी को, तो इसका उच्चारण मूर्धा यानी कि मूर्धन्य से जो है कि टा वर्ग का उच्चारण होता है। अगला है, भारतीय का भाववाचक बताना है। यहाँ पर भाव प्रकट करने की बात किया गया और भाववाचक जो होता है ये अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ महसूस किया जाए, ठीक है। तो भारतीयता बिल्कुल सही आंसर होगा भाववाचक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जहर उगलना मतलब अपमानजनक बातें करना, दोनों एक ही ऑप्शन है तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला है कि गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो देखिए देखने योग्य और दर्शनीय ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। दर्शनीय या देखने योग्य ये दोनों एक ही चीज़ है, तो एक ही वाक्य में एक ही शब्द का दो अलग अर्थ नहीं निकालना है, ठीक है, बात समझे। या तो दर्शनीय हो सकता है या देखने योग्य हो सकता है, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो इसका शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा कि गया में कई स्थल देखने योग्य है, ठीक है। गया में कई स्थल देखने योग्य है, तो दर्शनीय नहीं होगा, या तो दर्शनीय दे सकते हैं या तो देखने योग्य दे सकते हैं, बात समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गया में कई स्थल देखने योग्य है। बाकी बात ये सभी सही है कि प्रधानमंत्री जनता कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे ध्यान से चलो, यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पहले से बहुत तेज दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द में पदबंध बताना है आपको। देखिए पदबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेखांकित शब्द है पहले से बहुत तेज दौड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि पहले से तेज दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है, ये दौड़ना, दौड़ना एक क्रिया शब्द है, ठीक है। दौड़ना क्रिया शब्द है। अब प्लस में यहाँ क्या है कि पहले से बहुत, पहले से बहुत तेज, जो पहले से बहुत तेज शब्द जो है बहुत तेज, ये उसकी विशेषता है। दौड़ने की विशेषता क्या है कि बहुत तेज, बहुत तेज ये दौड़ने की विशेषता है। तो यहाँ पर क्रिया के साथ में विशेषण होगा, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, क्योंकि क्रिया के साथ में यहाँ विशेषता भी बताया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। दौड़ना क्रिया है और बहुत तेज दौड़ना ये विशेषण है। अगला है, आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है। देखिए आम खाया जाता है यानी कि यहाँ पर कर्म किया जा रहा है, बात समझिए। आम खाया जाता है यानी कर्म किया जा रहा है, और जिस भी वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो जाए वहाँ पर कर्मवाचक होता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि पुस्तक पढ़ी जाती है, तो जो पुस्तक पढ़ी जा रही है ये भी आपका कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँगा। तो देखिए आप मेरे घर आएंगे ये सरल वाक्य है, यहाँ पर मैं ही आऊँगा ये भी सरल वाक्य है। जब दो सरल वाक्य मिल के एक वाक्य बनाए उसे हम सभी संयुक्त वाक्य कहते हैं, बात समझे। जैसे कह सकते हैं कि राम और मोहन पढ़ रहा है, तो ये जो और है इसको जोड़ रहा है, यहाँ पर जो यह है ये इसको जोड़ रहा है, तो राम और मोहन पढ़ रहा है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। अगर यही कहते कि राम पढ़ रहा है ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, वाक्यांश आपको बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है, ये उल्टा पुल्टा। जैसे कह सकते हैं कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो महात्मा गांधी जी का नाम नहीं सुना था, ये आपका मिश्र वाक्य होता है। अगला है, शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सिंपल है अर्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर ये कहना कि सूरज निकल गया है, सूरज निकलने से यदि बिछावना छोड़ने का अर्थ निकलता है तो ये अर्थ है। तो देखिए जब भी अगर व्यंग किसी पे कसा जाए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूरज निकलने के साथ अगर
बेड को छोड़ना यानी कि बिस्तर को छोड़ना सही उसका अर्थ निकल रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा आपको शब्द शक्ति बताना है, कौन सा शब्द शक्ति होगा, तो ये व्यंजना हो जाएगा। और व्यंजना में व्यंग कसा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत देर तक सोया हुआ देखकर बताया जा रहा है कि सूरज निकल गया, और सूरज निकलने का अर्थ अगर है कि बिछावना छोड़ना, तो इसका अर्थ क्या है, ये व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। जिसकी तुलना या समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ अलंकार होगा। तो देखिए, जिसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु के साथ हो जाए तो वहाँ पर उपमान होता है, याद रखिएगा, उपमान अलंकार होता है, किसी वस्तु का तुलना किसी दूसरे के साथ किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ मानवीय जड़ अथवा चेतन भी मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए, अगर मानव जैसी हरकत करते हुए दिखाया जाए या मानव की तरह बताया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। जहाँ पर विरोध प्रकट किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, तो चलिए आज के